नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 शो प्राइम टाइम शो। बड़ी बहस हरियाणा विधानसभा निश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। 11 दिन तक बजट सत्र का दौर चलता रहा। विपक्ष के लिए पक्ष के लिए खट्टे मीठे अनुभव रहे। जहां कांग्रेस पूरे सत्र से सदन से बाहर रहकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती रही, वहीं इस बार का पूरा बजट सत्र जाट आरक्षण, एसवाईएल, इन्हीं दो मुद्दों पर खासतौर पर कांग्रेस के विधायकों का मसला उनके इर्द गिर्द घूमता रहा। हालांकि सरकार आखिरी दौर में कुछ बिल पास करवाने में कामयाब रही। अब सवाल है कि आखिर विधानसभा के बजट सत्र से प्रदेश को क्या मिला? क्या जाट आरक्षण के चलते प्रदेश के कई अहम मुद्दे दब गए? बड़ी बहस में चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस ने सदन में रहकर अपनी बात नहीं रखी। इन सब सवालों को लेकर हम अपने खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे आज बड़ी बहस। तो हमारे साथ खास पैनल होगा, उनसे मैं आपको तारुफ कराऊंगा, लेकिन उसके पहले कुछ चीजें हम देखते चलें ग्राफिक के जरिए। 11 दिनों के बजट सत्र में प्रदेश को क्या मिला है, जरा इनको देखिए। 11 दिन तक बजट सत्र का दौर चलता रहा और इसमें कई खट्टे मीठे अनुभव, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। कुछ खास चीजें, उसके साथ साथ कुछ नकारात्मक बातें भी निकल कर आई। किस तरीके की राजनीति, किस तरीके की बातें, जाट आरक्षण के चलते क्या सदन में कुछ मुद्दे दब गए, ये तमाम अहम सवाल हैं। कौन से मुद्दे हो सकते थे जिनको इस बजट सत्र में रखा जा सकता था या होना चाहिए था, लेकिन उसके इर्द गिर्द ना रहकर कहीं और बात किसी और ट्रैक पर चली गई। और सदन में रहकर कांग्रेस ने अपनी बात क्यों नहीं रखी, सवाल यह भी है। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि दरअसल वही विपक्षी दल है मुख्य, इनेलो नहीं है, वो तो बी टीम है। लेकिन इनेलो सदन के अंदर, लेकिन कांग्रेस सदन के बाहर। और यह किस तरीके की राजनीति थी? एक तरफ कांग्रेस ये कहती है कि दरअसल इस वक्त प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ये विपक्ष को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते और लोकतंत्र की एक तरीके से हत्या है, लोकतंत्र की गरिमा नहीं है ये। लेकिन जब विपक्ष की भूमिका निभाने की बात आती है तो सदन से बाहर जाने का तरीका कितना लोकतांत्रिक है या फिर कितना बेहतर अपने लिए सुलभ रास्ता है, सवाल इस बात का भी। तो विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद स्पीकर समेत सभी दलों ने इस बार के सेशन को अच्छा बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने विधानसभा स्पीकर की तारीफ भी की। सेशन बहुत अच्छे तरीके से चला है और जो भी सदस्य हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी तैयारी करके, विपक्ष भी बहुत अच्छी तैयारी करके अब की बार आया था और उसके अच्छे सवाल थे। और सत्ता पक्ष ने भी बहुत, जहाँ तक मैं कहूँगा कि मंत्रियों ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। पूरा सत्र बहुत अच्छा चला। जो अध्यक्ष महोदय ने सभी को बोलने का समय दिया, करने हर मेंबर्स को बोलने का समय दिया, मैं उसके लिए उनका वहाँ भी आभार व्यक्त करके आया हूँ और आपके सामने भी उनका आभार व्यक्त। जी हां, तो सभी ने सत्र की तारीफ की, लेकिन कांग्रेस पहले ही दिन से सदन से बाहर रहे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री समेत मुख्य विपक्षी दल ने कांग्रेस को जमकर घेरा, जमकर निशाने साधे। कि कांग्रेस ने पहले से इरादा किया हुआ था कि उसने हाउस में रहना ही नहीं है और इसलिए पहले दिन ही जो उसने किया सब कुछ, वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से था कार्यक्रम। कोई ऐसे नहीं है कि उन्होंने ऐसे ही सब कुछ कर दिया। जब उन्होंने वॉकआउट किया विरोध में तो वो जहाँ तक था ठीक था, लेकिन उन्होंने जो किया हालांकि वो गलत था, नियम अनुसार वो गलत था कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का कोई बाइकाट नहीं कर सकता, विरोध नहीं कर सकता, ना उससे पहले ना उसके बाद, जिस प्रकार से एक नियम है। सत्र बहुत ही कई मायनों में अच्छा भी रहा। एक आध खट्टे मीठे अनुभव भी इसके रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष में जो कांग्रेस दल का व्यवहार रहा वो मैं समझता हूँ अपेक्षाकृत और अच्छा हो सकता था। उसमें हमने तो बार-बार प्रयत्न किया कि उनको सदन में बुलाया जाए और यहाँ एक स्वस्थ परंपरा है कि डिस्कशन के माध्यम से सारे काम किए जाएं। लेकिन अंतोगत्वा सारे सत्र में उन लोगों ने बाइकाट रखा और वो नहीं आए हैं। अगले सत्र में देखते हैं, जल्दी वो आ जाएं, पहले दिन से ही आ जाएं, ऐसा हम प्रयत्न करेंगे। जो कानून बनाने वाले हैं वो कानून तोड़ने के शतक मारना चाहते हैं। ये मुद्दा पिछली बार डिस्कस हो गया था, इसी आधार पर अध्यक्ष महोदय ने उनको निकाला था। कोई अनजाने में अंदर आजे बात लगती है, लेकिन हठधर्मता से अंदर आकर बैठे। जो सदन है वो लॉ एंड प्रैक्टिस से चलता है। जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस बाहर रही, चाहे एसवाईएल जैसा संकल्प आया तब बाहर थी, चाहे जाट आरक्षण का विधेयक आया, सभी वर्गों के आरक्षण की
मात्रा बढ़ाने का विधेयक आया तो बाहर थी। जनहित के बाकी सारे विषय हुए, चाहे बजट हुआ, चाहे बाकी सब कानून जो आए हैं इस सारे सत्र में, उन सब के समय पर उसके बाहर रहना निश्चित रूप से ये दिखाता है कि जनता और जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके प्रति कितनी संवेदनहीन नारेटिव वो है। आखिरी दिन आए और आखिरी दिन आकर के भी फिर वही पुराना तरीका अपनाया, तो फिर मान करके चलो इस तरह का फिर रवैया इनका रहेगा। इनकी बात अगर मान ली जाएगी फिर तो कल कोई भी मेंबर इस तरह से कह देगा कि मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, ले आओ रजिस्टर में यही साइन करूँ, ये गलत तरीका था। सीएम मनोहर लाल भी मानते हैं कि बजट सत्र जाट आरक्षण और एसवाईएल का मुद्दा इसके लिए खास तौर पर देखें तो बेहद अहम रहा। यही मुद्दे इस सत्र में अहम रहे। एसवाईएल है, जाट आरक्षण का विषय है, ये दो विषय ऐसे महत्वपूर्ण इस सत्र के रहे कि जिसमें से ये कहना चाहिए कि कुछ अनपेक्षित था, कुछ अपेक्षित था। एसवाईएल पर एकदम पंजाब के सदन ने एक इस प्रकार का स्टैंड लिया, वो एकदम अनपेक्षित था, वो नहीं होना चाहिए था। अब उसको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देख रही है, इसलिए सब जुडिस मामला होने के बाद उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी पंजाब को बड़े भाई होने के नाते से इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे अहम मुद्दे भी थे, लेकिन उसमें सबसे अहम कांग्रेस के नजरिए से मुद्दा क्या था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सवाल यही है कि अगर अपने आप को मुख्य विपक्षी दल मानता है कांग्रेस, तो क्यों आखिर सदन के बाहर, क्यों नहीं अंदर? लेकिन उसके साथ साथ सरकार के नजरिए से क्या कुछ खास रहा, प्रतिपक्ष के नजरिए से क्या कुछ खास रहा, उसके साथ साथ जो मुद्दे और भी रहे, खासतौर पर जिनको लेकर चर्चा शुरू हुई थी, उसमें क्या वाकई सफलता मिली है? मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, मैं आपको उनसे तारुफ कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में अमित नेहरा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है नेहरा साहब आपका। और चंडीगढ़ से हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी, बीजेपी विधायक जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है गुप्ता साहब आपका। और रंजीता मेहता हमारे साथ कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है रंजीता मेहता आपका। और इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है अत्रे साहब आपका। सबसे पहले मैं चाहूंगा सबसे प्रमुख विपक्षी दल अपने आप को कहने वाले कांग्रेस, उनके लिए ही सवाल। रंजीता जी, कैसा रहा यह बजट सत्र? अतुल, ये बजट सत्र नहीं था, ये एक फ्रेंडली मैच था जो कि बिना विपक्ष से 5 दिन चलाया गया और अपनी अनुभवहीनता को लेते चलते हुए, और एक पार्टी जो मात्र 1.5 साल के अंदर अपनी लोकप्रियता खो चुकी है, एक सोची समझी साजिश के तहत उसने विपक्ष को बाहर रखा ताकि विपक्ष इनको टोक ना सके, विपक्ष इनको रोक ना सके और इनके काले चिट्ठे लोगों के आगे खोल ना सके। क्या दरवाजे बंद कर दिए थे, अंदर नहीं आने दिया? को एक शेर सुना के करना चाहती हूँ। बिल्कुल 3 विधायकों को निलंबित करके इन्होंने पहले दिन ही हंगामा किया, सबको अरेस्ट कराया, और ये तो यही चाहते हैं कि 3.5 साल तक विपक्ष को जेल में ठोस दें ताकि इनके खिलाफ कोई मुद्दा उठे ना और इनकी नाकामियां लोगों के सामने ना आए। तो मैं तो एक शेर कहकर इनको इस बात को खत्म करूंगी कि रोजो शब अपने इरादे बदलते क्यों हो, रंग जो तुमने ही भरे हैं तो अब मुकरते क्यों हो, अपने हाथों से तो तुमने इसको हवा दी है, अब आग तो आग है, इस आग में जलने से डरते क्यों हो। इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत एसएनवाईएल का मुद्दा ना उठे, इनको विपक्ष जो है इनके काले चिट्ठे जो इन्होंने हरियाणा को हिंसा के तहत पूरे हरियाणा को जलाया, उसको लेकर विपक्ष इनके चिट्ठे न खोले। इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत 6 महीनों के लिए विधायकों को निलंबित कर दिया। आज तक हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हुआ हो, 1 दिन 2 दिन के बाद सम्मानपूर्वक विधायकों को वापस बुला दिया जाता था, पर इन्होंने ऐसा ना कर पूरी लोकतंत्र की हत्या की है। और ये साबित किया है कि बीजेपी पार्टी जो है एक तानाशाही पार्टी है, और ये तो कहते हैं ना हिटलरिज्म जो है ये इतना बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए कि इसके आगे किसी आम इंसान की कुछ नहीं चलती। ठीक है, इतना बड़ा खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस के रहते इस तरीके से नहीं हो सकता इस देश में, ये बात इन लोगों को भी पता होनी चाहिए, इतना आसान नहीं है। ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता जी, शेर पर वाह वाह कहेंगे या जवाब देंगे? ये अतुल जी, ये शेर तो पूरी तरह इनके ऊपर ही लागू होता है क्योंकि जो इन्होंने किया था, जो इनकी षड्यंत्र था, ठीक है रंजीता जी बोलिए।
आप एक मिनट अतुल जी, बात ये है कि ये मुद्दे की बात नहीं करते, ये सिर्फ हल्ला गुल्ला करके लोगों के अंदर जो आज कांग्रेस के प्रति नफरत पैदा हुई है, जिस षड्यंत्र का पर्दाफाश आज हुआ है, कहाँ से हुआ है? आपके सामने उस डर के मारे जमानत हुई है। अरे रंजीता जी बोलने भी दीजिए, पूरा अभी टाइम बचा है इतना, हम लोग फाइनल कमेंट पे नहीं है, अभी तो शुरू किया है, बोलने दीजिए उनको। और आप कह रही हैं प्रोफेसर वीरेंद्र को ऐसा नहीं है कि वहां से क्लीन चिट मिली है, जमानत मिली है, ठीक है, उनको बोलने तो दीजिए। अतुल जी, मैं एक आपसे विनती करूंगा जी कि चर्चा की कोई मर्यादा होती है, और अपने इनको बहन जी नहीं, रंजीता जी आपकी विनती स्वीकार करती हैं, मैं भी उनसे विनती कर लेता हूं आपकी तरफ से, आप बोलिए। चर्चा करें। हाँ ठीक है, आप बोलिए। चर्चा करें, जब ये दूसरे के बीच में नहीं बोलेंगे। मैंने कब बोला? आप बोल रही थी। अरे उन्होंने कहाँ बोला, आप ही तो बोले जा रही हैं, जब से उन्होंने शुरू किया बोल ही नहीं पाए बेचारे। बोलने दीजिए, ठीक है रंजीता जी बोलने दीजिए, ज्ञानचंद जी को बोलने दीजिए। ज्ञानचंद जी बोलिए। लड़ने के लिए आइए यहाँ पे, जरा सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। बोलिए आप बोलिए। सदन के अंदर सुनना चाहते हैं ना सदन के बाहर सुनना चाहते हैं? सदन बाहर से निकल करके वहां से बैठ के बहस देखने नहीं आए, आपको सुनने आए हैं। रंजीता जी, आपकी जानकारी के लिए सत्र 5 दिन नहीं चला, सत्र की 11 बैठकें हुई, सत्र 15 दिन चला, 16 दिन, और सबसे लंबा सत्र चला, और सबसे ज्यादा डिस्कशन किसी सत्र के अंदर हुई है तो इसी सत्र के अंदर हुई है। आज मैं समझता हूं कि जो इनका अंदर का पाप है, वो पाप इनको सदन के अंदर बैठने नहीं दे रहा था, कि हमने जो पाप किया उसको जनता कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने जिस प्रकार आज पूरे हरियाणा प्रदेश को भट्टी के अंदर झोंक दिया, जिस प्रकार से दुकानों को जलाया, जिस प्रकार से कारखानों को जलाया, जिस प्रकार के लोगों को घरों को जलाया, आज लोग इनको ना तो शहर के अंदर बढ़ने देते हैं, ना ये जाकर के वहां पर फेस करने के काबिल है। आज उसी के कारण इन्होंने पूरे सदन का बहिष्कार किया। चलिए मैं आपकी सारी बातों में से एक बात निकालता हूं कि दरअसल ये मुद्दे से भाग रहे थे, इसलिए सदन के अंदर नहीं थे, उसका भी ठिकाना आपके सिर फोड़ दिया। ये कह दिया गया कि आप लोगों ने निलंबित कर दिया और सम्मान भी नहीं दिया। ठीक है सर, ठीक है, बाकी और मेहमान है, उनके पास भी मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा सर, ज्ञान गुप्ता जी आऊंगा सर, आऊंगा रंजीता जी आपके पास भी आऊंगा। प्रवीण अत्री साहब बताइए, चौटाला साहब ने बोला भी है, उन्होंने कहा है कि मैंने अंदर भी आभार व्यक्त किया था, मीडिया से बात कर रहे थे वहां भी आभार व्यक्त किया था। 11 दिनों का बजट सत्र, तमाम मुद्दे, तमाम चर्चाएं, क्या मिला प्रदेश को और कैसा रहा सत्र इन लोगों के नजरिए से? देखिए अतुल, निश्चित रूप से जिस तरह से सेशन में सबको बोलने का टाइम मिला वो प्रशंसनीय है, इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बाकायदा स्पीकर साहब का आभार व्यक्त किया। लेकिन 2-3 चीजें हैं अतुल। पहली चीज तो यह है कि जो जोश अभी यहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता दिखा रहे हैं, बेहतर होता कांग्रेस पार्टी यही जोश सदन में दिखाती, तो शायद प्रदेश की जनता से जुड़े जो मुद्दे थे उन पे सार्थक बहस हो पाती, सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने आ पाती। देखिए 2 चीजें हैं, अभी गुप्ता जी भी बात कर रहे थे, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में प्रदेश के अंदर हिंसा हुई, आगजनी हुई, लोगों को अपनी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। गुप्ता जी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को जला दिया, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रदेश जल रहा था उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने पहले कहा था कि सार्थकता अगर चर्चा में दौड़ अरे ठीक है रंजीता जी, मैं समझ गया कि आप जो कह रही हैं कि फ्रेंडली मैच खेल रहे थे, मैं कह रहा हूँ त्रिकोणीय मुकाबला क्यों नहीं खेला आप लोगों ने, वो सवाल है मेरा, आऊंगा उस पर। ठीक है, पहले सुन लीजिए पूरा, फिर बोलिए, मौका मिलेगा।
देखिए अतुल, मैं अभी अपनी बात पूरी कर लूं जी। कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश चल रहा था तो ये भी मूक दर्शक बैठ के तमाशा देख रहे थे। बिल्कुल। चंडीगढ़ में बैठ के केवल टीवी पे आके शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जबकि सरकार नाम की चीज प्रदेश में नहीं थी। ये पूरे प्रदेश ने देखा है और ये हालात पूरे प्रदेश ने देखे हैं। अभी रंजीता जी ने एक शेर बोला, उन्होंने बोला कि रंग तो तुमने ही भरे हैं, अब मुकरते क्यों हो। और ये बात उन्होंने बोली कि जिस तरह से कांग्रेस के विधायक सदन से बाहर रहे और सदन में नहीं आए, इसके ऊपर उन्होंने ये बात कही। बहुत बेहतर कहा रंजीता जी ने, क्योंकि रंग तो इन्होंने ही भरे थे, इसलिए अब इनको मुकरना भी नहीं चाहिए। अगर आप पिछले 10 साल का कार्यकाल देखें, उसमें जिस तरह से कांग्रेस ने जिस तरह से शासन चलाया, जिस तरह से हिटलरशाही से सदन चला, उसका नजारा भी पूरे प्रदेश की जनता ने देखा था। अब एक चीज आप समझिए, जिस तरह से रंजीता जी बीच में बात करते हैं, उससे साबित होता है नहीं, ठीक है, मैं इस पर कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा, ठीक है सर, मैं ये कहूंगा कि रंजीता जी अकेले मोर्चा देखिए कांग्रेस का कितना बेहतर संभाल रही है, और वहां मुद्दा ये लोग उठाते हैं कि हमारे 3 लोगों को बाहर कर दिया, इससे हम बोलेंगे नहीं। अगर उसमें से एक भी ऐसे बोलते तो शायद बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज जाता। ठीक है, नेहरा साहब के पास में चलता हूं। नेहरा साहब, एक पत्रकार के नजरिए से कैसे हम देखें 11 दिन का बजट सत्र, तारीफ मिल रही है और यहां पर नेता प्रतिपक्ष ने भी तारीफ की है, हालांकि वो कह दिया गया कि वो उनके फ्रेंडली मैच वाले पार्टनर हैं या फिर दोस्ती की बात हो गई तो उसके जरिए उन्होंने तारीफ कर दी। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल भी इसको नहीं मानती कि सत्र भी ठीक नहीं है, बजट भी ठीक नहीं था और बाकी जो मुद्दे वो अलग ही चीज है। कैसे देखें इसको? देखिए अतुल, सिलसिलेवार हम तफ्तीश करेंगे कि क्या रहा जो शुरुआती दौर था सत्र का। तो देखिए, कांग्रेस का जो आचरण था उसको कतई सही नहीं कहा जा सकता। जो अभिभाषण की प्रतियां फाड़ी गई राज्यपाल के, तो ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि किसी पार्टी का नहीं होता राज्यपाल। बिल्कुल। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की कार्रवाई जो देखें, 3 जो विधायकों का निलंबन 6 महीने तक और 1 साल तक सभी समितियों से उनको हटाने का आदेश, जी। ये भी थोड़ा सा ज्यादा हो, थोड़ा सा ज्यादा था, बहुत हिटिंग था। हाँ, लेकिन क्या है कि इससे बचा जा सकता था अगर दोनों कंप्रोमाइज मोड में होते। देखिए, कांग्रेस की तरफ से पहल होनी चाहिए थी, सकारात्मक पहल होनी चाहिए थी, और सत्ता पक्ष को भी बड़प्पन दिखाया जाना चाहिए था। देखिए, सदन तभी चलता है जब गरिमा को समझे सत्ता पक्ष अपनी, बिल्कुल, और विपक्ष अपनी रचना धर्मिता को समझे। देखिए, विपक्ष का बाहर रहना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि सचेत करता है अच्छा विपक्ष कि आप यहाँ गलत हैं और यहाँ आप ये कर सकते हैं, एक सजेशन देने का भी काम करता है। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस ने वो मौका गंवा दिया। आखिरकार छवि ये बनी कांग्रेस की कि अर्डामेंट है, ये झुकने वाले नहीं है। देखिए, वो निकल जाता अगर क्षमा मांग ली जाती, बिल्कुल, विधायकों की तरफ से, तो मुझे नहीं लगता कि इतना कड़ा, इतना बड़ा मुद्दा हो जाता। लेकिन मैं ये पूछूंगा कि क्या इसको जानबूझकर इसी को मुद्दा बना दिया गया? बिल्कुल। देखिए, क्या है कि कोई ठोस मुद्दे पे कांग्रेस आई नहीं थी। कांग्रेस में अपने अंतर्विरोध थे, जैसे जाट आरक्षण पे ले लीजिए, तो सभी जो विधायक थे वो अलग अलग सुर में बोल रहे थे और कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी एकजुट नहीं थे इस पे। ठीक है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा था कि कांग्रेस क्या कहे, जाट आरक्षण पे बटी हुई दिख रही थी इसमें, क्योंकि आरोप ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने दंगे करवाए हैं या समर्थन किया, जो भी है, लेकिन केंद्र बिंदु में जरूर रही है कांग्रेस। और देखिए, इनेलो ने बड़ा समझदारी भरा कदम उठाया है, ठीक है, बैलेंस था, बैलेंस एक रुख रखा है। हालांकि काली पट्टी बांधना थोड़ा सा अटपटा सा लगा, लेकिन ये एक चल गया, एडजस्ट हो गया। हाँ। और देखिए, बात ये है बीजेपी की अगर नजरिए से देखें, उधर से तो ये अपने आप को ठीक बताते हैं, जो 3 विधायकों का निलंबन। लेकिन हम दिल्ली से तुलना कर ले, दिल्ली विधानसभा की जो कल कमेटी ने रिपोर्ट दी है, एथिक्स कमेटी ने, ओपी शर्मा की सदस्यता को रद्द करना, तो वो एक बड़ा अतिकारी कदम है। बीजेपी वहां ये कह रही कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो देखिए, ज्यादतियां तो हर तरफ से होती आपने यहाँ की, उन्होंने वहां कर दी, आपने यहाँ की, उन्होंने वहां कर दी।
तो मेरा तो ये निवेदन है सभी पार्टी से, विपक्ष से, विपक्ष से भी कि आप जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। इस तरह की राजनीति हो तो बेहतर है, नहीं तो ये तो हमने भी देखा है। एक हुड्डा साहब का जो पहला कार्यकाल था, देखिए हम अगर उस पर चलते हैं कांग्रेस के क्रियाकलापों पे, जी जी, तो नेता ये कहने लगे थे, विपक्षी नेता, कि हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारे खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस आ जाएगा विधानसभा में और हमें अपमानित होना पड़ेगा। तो ये भी अच्छी बात नहीं थी कहने की बात, लेकिन शायद अपना वक्त भूल गए, अपना वक्त भूल गए। तो जिसकी जब पार बैठती है तो सत्ता अपनी है तो फिर ठीक है। लेकिन एक बहुत संक्षेप में एक सवाल और भी यहां पर जानना चाहूंगा कि क्या इन तमाम चीजों के बीच में सत्र को अगर देखें, एक आम आदमी के नजरिए से अगर हम देखें और सरकार को जो करना चाहिए, विपक्ष को जो करना चाहिए, जैसे भी चला उसमें जो इतना लंबा समय, उसके साथ साथ अहम मुद्दे, अच्छा, बहुत अच्छा या उससे नीचे, कैसे आंकेंगे इसको? मैं ये कहूंगा कि बीच वाला, मध्यम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, अच्छा के आसपास, मतलब अच्छा के आसपास इसलिए नहीं कह सकते, देखिए क्योंकि एक जो बड़ा विपक्षी दल है वो बाहर था, जो अपने आप को मुख्य कहता, अपने आप को मुख्य कहता। ठीक है रंजीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अब अपनी बात को रखिएगा और आपकी तरफ से मैं बाकी लोगों को पहले ही निवेदन कर देता हूं कि कोई आपके बीच में ना बोले और आप भी मत बोलिएगा जब वो बोलेंगे। मुद्दे बहुत सारे थे, क्या इस पूरे हंगामे के बीच में मुद्दे दब गए और जो मुद्दा नहीं होना चाहिए था उसको आपने मुद्दा बना दिया? कौन से मुद्दे दब गए जो आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से जनता के लिए होने चाहिए थे सदन के अंदर, लेकिन वो मुद्दे दबे रह गए बाकी अन्य मुद्दों के उठने से? देखिए अतुल, सबसे बड़ा मुद्दा था जो हरियाणा बीजेपी की सोची समझी जो एक संगीत साजिश थी उसके तहत जला। इनके खुद के अधिकारी के पीएसओ के ड्राइवर के घर से, बेटे के घर से सारा लूट का माल मिला। इनके कापड़ीवास खुद इस बात को बयान कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से हिंसा में लिप्त थे इनके अधिकारी। ये चाहते थे कि SNVL का मुद्दा बिल्कुल भी उठाया ना जाए और जिस तरह से पंजाब इन पे हावी हुआ है और अपनी मनमानी कर रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकार से, रंजीता जी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सरकार से कि वहां पर क्या चल रहा है, सब ठीक है ना? तो सरकार ने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जरा हम बाकी सवालों को बाद में पढ़ें, पहले सवाल का जवाब ले लें कि 2004 में जो एक्ट लाया गया था वो संवैधानिक था या नहीं था। अब अपनी बात पूरी करें। देखिए अतुल, जहां तक संवैधानिक और ना संवैधानिक की बात है, मेरा ये मानना है कि बीजेपी सरकार किसी भी मुद्दे को, चाहे वो विधानसभा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट है, ये उसको अपने सही ढंग से रख ही नहीं पाती, चाहे वो किसी भी वर्ग का मुद्दा है, और बाद में अपनी नाकामी छुपाने के लिए कह देती है कि ये हाई कोर्ट के अधीन है, ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। पिछले 1.5 साल के अंदर 491 दिनों में हर दूसरे दिन हरियाणा के अंदर डकैती हो रही है। टोटल 266 डकैतियां हो चुकी हैं। इनसे ये ना पूछा जाए कि हर रोज डकैती क्यों हो रही है, और उसमें से मैंने अभी आपने SYL का जिक्र किया था कि वो सबसे बड़ा मुद्दा था, अब आप डकैती पर चली गई। रंजीता जी, अब डकैती वाला छोड़ दीजिए, अभी आपने SYL का जिक्र किया था, आपने कहा कि प्रदेश में जो कुछ हुआ था उस पर हम चर्चा करना चाहते थे। आप ये बताइए ना कि कौन से मुद्दे थे? मेरा सवाल मैडम यही था कि कौन से मुद्दे थे जो दब गए, जो कि कांग्रेस चाहती थी, वो अलग बात है कि उनको बाहर कर दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया, तो वो नहीं उठा पाए सरकार की इस तानाशाही की वजह से। वो मुद्दे बताइए। अतुल, मैं मुद्दे की तो बात कर रही हूँ, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक मुद्दा नहीं है? SNVL का मुद्दा नहीं है। पूरे देश में हरियाणा को बदनाम करना और यहाँ पर जातिवाद के नाम की इतनी बड़ी खाई पाड़ना, क्या ये मुद्दा नहीं है? प्रोफेसर वरिंदर को झूठे आरोप में अंदर करवाकर 86 बंदों को इंटेरोगेट कराकर, जिसमें कि महिलाओं को भी टॉर्चर किया गया है, क्या वो मुद्दा नहीं था? तो यही सब मुद्दे थे जो इनका काला चिट्ठा रणधीर कापड़ीवास भी अपने बयान में दे रहे हैं। वो सारे मुद्दे जनता के बीच में हम लाना चाहते थे। सोची समझी साजिश के तहत इनके कैप्टन अभिमन्यु ने कहा, OP धनखड़ ने कहा, और इनके राजकुमार सैनी पिछले 1.5 साल से लगातार बोल रहे हैं। उनको लेकर इन्होंने क्या कार्रवाई की, उनके कौन से इन्होंने नार्को टेस्ट करवाए, ये सब मुद्दे ही थे जो नहीं, नार्को टेस्ट कहां कोई करवाता है, सब मना कर देते हैं। जिसके लिए पहले दिन हंगामा करके इन्होंने कांग्रेस को बाहर किया।
ठीक है, नार्को टेस्ट नहीं करवाते लोग, मना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ठीक है, आपकी बात का जवाब देंगे विधायक महोदय, ज्ञानचंद गुप्ता जी जवाब देंगे, अत्री साहब जवाब देंगे, नेहरा साहब भी शायद अपनी तरफ से आपकी बात को जोड़ते हुए कुछ जवाब दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो देखेंगे कि जरा कांग्रेस इतनी बातें उठाना चाहती थी, इतने सारे मुद्दे उठाना चाहती थी, लूट खसोट तमाम तरह की चीजें, और उसमें ज्वलंत मुद्दे थे, चाहे वो आरक्षण के उपद्रव का दौर रहा हो या फिर SYL का मसला जो कि लंबे समय से नहीं सुलझा, लेकिन इस सत्र में वो सुलझाना चाहती थी, उस पर चर्चा चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया, जरा इसको भी समझेंगे एक ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं, बिना वक्त जाया किए मैं चाहूंगा कि यहां ज्ञानचंद गुप्ता साहब आप अपना जवाब दें। रंजीता जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे मुद्दे गिनाए हैं। देखिए अतुल जी, मैं समझता हूं कि जिस तरह से इनको जनता के चुने हुए नुमाइंदे होने के बावजूद जनता के किसी मुद्दे का फिक्र नहीं, आज जो इतने बड़े मुद्दे SYL का मुद्दा आज विधानसभा के अंदर चर्चा के लिए आया, उस पर चर्चा करने के लिए इनके पास समय नहीं। जाट आरक्षण को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा विधानसभा के अंदर आया, उनके पास इनको चर्चा करने का कोई इनके पास समय नहीं है। और जो जिस जनता ने चुन करके भेजा, उनके कोई भी सवाल, कोई उनकी गली की, नाली की, कोई स्कूल की, कोई कॉलेज की बात करने के लिए आज मैं समझता हूं कि इनको चुन करके भेजा था, ना कि सदन की गरिमा को खत्म करने के लिए, ना कि सदन की जो अपमान करने के लिए, ना राज्यपाल जी का अपमान करने के लिए। जिस प्रकार इन्होंने सदन के अंदर आकर के तानाशाही तरीके से और जिस तरीके से राज्यपाल जी का अभिभाषण और उसकी प्रतियां फाड़ी, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निंदा का काम कोई और हो नहीं सकता। फिर हमारे जो स्पीकर साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी की बड़प्पन देखिए, उन्होंने कहा कि आप सदन में आकर के कहिए, हम ये नहीं चाहते कि आप माफी मांगे, आप ये कहें कि गलत हुआ है। ये वो चीज भी मानने को नहीं आज सारी दुनिया कह रही है कि इन्होंने गलत किया, लेकिन वो अपनी गलती भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूं ना इनको सदन की गरिमा का ख्याल है, ना इनको राज्यपाल जी की गरिमा का ख्याल है, ना ही जनता की गरिमा का ख्याल है। जिस प्रकार से जनता के मुद्दे छोड़ करके अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं, जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है सर, मैं चाहूंगा रंजीता जी, मैं आऊंगा। रंजीता जी आपने काफी वक्त लिया है, बाकी मेहमानों को बीच में नहीं बोली, अब जवाब देने का मौका दीजिए। बीच में नहीं बोली तो पूरे टाइम आप ही बोलेंगे, तो बाकी लोग कब बोलेंगे? देखिए अत्री साहब मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे कि मैं आपको ही ज्यादा मौका दे रहा हूँ। अत्री साहब की बारी है, उनको भी थोड़ा बोल लेने दीजिए। अत्री साहब देखिए अतुल, सबसे पहली बात तो ये है कि बार बार यहाँ आपने 2-3 बार ये बात बोली कि कांग्रेस अपने आप को मुख्य विपक्षी दल कहती है। नहीं, ये कहते हैं इसलिए मैंने कहा, मेरी बात नहीं है, ये जनता का काम है जिन्होंने इनको तीसरे नंबर पे बिठाया है। नहीं, मैं मान रहा हूँ, ये कहते हैं, लेकिन वो अपने मुंह मियां मिठू वाली बात है ना, प्रदेश की जनता तो नहीं मानती ना। प्रदेश की जनता ने तो वोट नहीं दिया ना इनको मुख्य विपक्षी दल बनाने के लिए। मुख्य विपक्षी दल तो NLD। ठीक है, शायद कुछ तकनीकी खामी, लेकिन आऊंगा अत्री साहब, आऊंगा आपके पास, आऊंगा, अपनी बात आप पूरी करिएगा। उस बीच में मैं चाहूंगा नेहरा साहब से प्रतिक्रिया ले लूं। नेहरा साहब आप बताइए, जैसे आपने रंजीता जी को सुना, बहुत ही जोश के साथ अपनी बात रख रही थी और बहुत सारे मुद्दे वो गिना रही थी, लेकिन ये मुद्दे बाहर बैठ के गिनाने का क्या मतलब था? देखिए अतुल, दो मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, SYL का मुद्दा और जाट आरक्षण का मुद्दा, तो कांग्रेस को इस पे अपना रुख स्पष्ट करना था। जाहिर है इससे बची कांग्रेस, क्योंकि सीधी सी बात है, पंजाब सरकार ने जो 2004 में जो बिल बनाया था, उसका सारा जो ठीकरा है वो कांग्रेस के सिर पे ही फूटना था। ठीक है। और अब जो वहाँ पे चल रही हैं प्रतिक्रियाएं, तो कांग्रेस को ये डर है कि हमारी सरकार ना बने शायद, ठीक है ना, तो इससे बचना चाहती थी। इस स्थिति से बचने के लिए भी इतना बड़ा ये जो सारा आरोप प्रत्यारोप जो हुए, अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम सदन में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। उससे क्या है कि आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा। या इसको क्या माने कि एक रणनीति का हिस्सा था?
और रणनीति का हिस्सा हो सकता है। देखिए, मंशा तो नहीं पढ़ सकते हम नेताओं की क्या है, लेकिन जो एक संदेश गया है जनता में, पत्रकारों में, जो भी जागरूक बुद्धिजीवी लोगों में, उसमें ये ही संदेश गया है कि कांग्रेस परिचर्चा से बच रही थी। ठीक है, नहीं तो कांग्रेस SYL पे और सरकार की तरफ से क्या मौका दे दिया गया ये निलंबन वाला जो भी हुआ? नहीं, सरकार के सामने विकल्प खुले थे। अगर नियत होती कांग्रेस की तो अंदर प्रवेश कर सकती थी, क्योंकि 3 विधायकों को ही आपने निलंबित किया है। बाकी लोग थे और कद्दावर लोग थे, वो अपनी बात तरीके से और सलीके से रखते कि हमारा हर मुद्दे पे क्या स्टैंड है। रखा उन्होंने, लेकिन बाहर जाके रखा। सब लोग एकजुट थे वहां पर, देखा। उसकी कोई भूमिका नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं है बाहर, आप क्या बोले। भूमिका जो निभाई जाती है वो सदन के अंदर और गरिमा एक होती है, तो वो उसका निर्वहन करने में कांग्रेस असफल रही। ठीक है, नहीं तो कांग्रेस अंदर होती तो कुछ और भी अच्छा निकल जैसा विज साहब ने कहा कि कांग्रेस होती तो मजा आता, मतलब और ज्यादा वो दूसरे आयरनी में कह रहे थे, दूसरे तरीके से। लेकिन फिर भी आप जैसा कह रहे हैं कि अगर ये अंदर होते तो गरिमा के साथ अपनी बात रखते तो ज्यादा अच्छा मैसेज आम जनता के बीच में जाता, शायद इन्हीं के लिए फायदा होता। मैं चाहूंगा अत्री साहब अपनी बात पूरी करें। सर, तकनीकी खामी से अपनी बात पूरी आप नहीं कर पाए थे। चली गई थी। पहले तो मैं अपनी बात पूरी करता हूं कि हमें मुख्य विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल को चुना है प्रदेश की जनता ने, कांग्रेस को नहीं चुना। अपने मुंह मियां मिठू रहे तो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से अमित नेहरा जी ने हालांकि बहुत स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस के चरित्र के बारे में, और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के बारे में मैं स्पष्ट कर देता हूं। ठीक है, जिस तरह से SYL मुद्दे की अगर हम बात करते हैं, 2004 के एक्ट के बारे में आपने पहले ही बोल के आईना दिखा दिया कांग्रेस को, और इसी आईने से बचने की कोशिश थी कांग्रेस की। और रही जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात, साहब SYL हरियाणा की लाइफलाइन है, और दोनों राष्ट्रीय दल, इन दोनों राष्ट्रीय दल का दोहरा चरित्र इस मुद्दे पे प्रदेश की जनता ने स्पष्ट रूप से देखा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब पंजाब में खड़ी होती हैं तो ये कुछ और भाषा बोलती हैं, और जब ये हरियाणा में आके खड़ी होती हैं तो कुछ और भाषा बोलती हैं। ये इन दोनों राष्ट्रीय दलों का चरित्र रहा SYL पे। दूसरी बात, कांग्रेस जिस वजह से बचने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस को यह बात बहुत बेहतर पता था कि अगर वो सदन में आते हैं तो सदन में आके जिन सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा, चर्चा में जिस चर्चा में भाग लेके वो उनको जवाब देने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से उनका जो चेहरा है, जो प्रदेश के हितों के खिलाफ उन लोगों ने काम किए हुए हैं, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे पे प्रदेश को जलाने की बात है, चाहे दूसरे मुद्दे हैं, वो जनता के सामने स्पष्ट तौर पे आ जाएंगे। ये कारण था कि वो कांग्रेस बच के निकल गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का चरित्र, चाहे वो आरक्षण के मामले में प्रदेश जलाया, उसके ऊपर आप देख लीजिए, इनके खुद के विधायक, चाहे वो कापड़ीवास हैं, चाहे वो दूसरे विधायक हैं, मैं सुन रहा था सदन में खुद इनके सोना से एक विधायक हैं, वो भी बोल रहे थे कि सरकार फेल रही, सरकार विफल रही। तो इनके अपने लोगों ने माना इस बात को कि इस मामले में सरकार पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, सरकार फेल हो गई, और प्रदेश में जिस तरह के हालात बने उसके बहुत बड़े जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी भी, और साथ ही कांग्रेस की क्या भूमिका, दोनों चीजें स्पष्ट है। ठीक है, मैं चाहूंगा, वक्त कम है तो हम बहुत जल्दी से कमेंट की तरफ, फाइनल कमेंट की तरफ बढ़े और सवालों को भी लेते चले। रंजिता जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, आप अपनी बात रखिएगा। और मेरा सवाल यह है, आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए, मुझे खुशी होती है, हम सबको खुशी होती है कि वाकई ये सारे मुद्दे आपके तमाम लोग थे वो निलंबित नहीं थे, अंदर उठाते। सदन के बाहर आखिर क्या करना चाह रहे थे, क्यों ये इतनी ज्यादा एक जिद वाली स्थिति बन गई थी? और आपने SYL का मुद्दा, उसके अलावा आपने उपद्रव का मसला, आपने इनके एक सांसद पर सवाल उठाए। मेरा ये सवाल है कि ये सारी बातें अंदर क्यों नहीं उठाई जाके? और आपके कैप्टन अजय पिछले 2-3 दिन से लगातार कुछ बोल रहे हैं, उस पर कांग्रेस का क्या रुख? देखिए अतुल, जहां तक सदन के अंदर की और बाहर की बात है, सच की लड़ाई जो सदन में हम लड़ना चाहते थे, जिसको सरकार ने टाला, अब हम जनता के बीच जाकर उस लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। कांग्रेस ना पहले चुप बैठी थी, ना अब आगे चुप बैठेगी। और जहां तक प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि विपक्ष उनको बनाया गया है, तो जनता द्वारा उनको चुना गया है, मुझे बड़ी खुशी होती अगर इनके नेता वाकई ही सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाते, वहां पर मूक दर्शक बनकर
नहीं, हमने तो नहीं देखा, हमने तो नहीं देखा। ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, हमने तो नहीं देखा। वो केवल रंजीता जी और कांग्रेस के लोगों ने देखा, वहां पर निर्दलीय थे, उन लोगों ने सवाल उठाए थे, अपने विधायकों के साथ पंजाब की विधानसभा में घुस गए थे। इनको भूलना नहीं चाहिए ये बातें। देखते हैं इस बात को पहले ही कह चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ रंजीता जी, बोल रहे हैं शुरुआत आपने की थी तो उनको भी थोड़ा सा तो मिलना चाहिए। आपने शुरुआत की थी बीच में बोलने की, तो वो भी बोल रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि आप लोग इतना बेबाकी से क्यों नहीं बोल रहे? मुझे अंत में भी बोलने का मौका जरूर दीजिएगा। मैं यही तो मेरा सवाल है कि आप लोग यहाँ पर इतना बोल रहे हैं, आप इतनी बातें रखना चाहती हैं, सदन में क्यों नहीं बोले? इन्होंने क्या मुंह पर ताला जड़ दिया था? इन्होंने दरवाजा नहीं बंद किया था। यहाँ पर लोगों ने कहा कि अगर थोड़ा सा आप थोड़ा सा झुकते, वो झुकते तो बात बन जाती। मानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने अपना एडमेंट एटीट्यूड दिखाया, तो ये एडमेंट एटीट्यूड तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, जो कि बिना कसूर के उन्होंने 3 विधायकों को निलंबित किया। और ये अनुभवहीन है। आप लोगों को तो अनुभव है, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं कि सरकार के, देखिए अतुल, सरकार के होते हुए, सेना के होते हुए, सैनिक बल के होते हुए, पुलिस कर्मियों के होते हुए ये पूरा हरियाणा क्यों जला और इन्होंने क्यों जलने दिया? आज ये हरियाणा की जनता जानना चाहती है। और जहां तक एनएलडी की बात है, उन्होंने अब तक और पहले भी जो टीम बी का काम किया है वो विपक्ष। मैडम वक्त कम है तो मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में एक लाइन में एक सवाल का जवाब दें आप। वक्त कम है, बाकी मेहमानों से भी फाइनल कमेंट लेना है। मुझे एक लाइन में एक सवाल का जवाब दीजिए मेरी संतुष्टि के लिए, दर्शकों के लिए, कि कांग्रेस सारे मुद्दे बता रही है और आप इतनी बातें बोल रही हैं, बाहर बैठकर इन मुद्दों को उठाने में क्या मिला? अब तो आप जनता के पास जाएंगे और जाना चाहिए, मुझे अच्छी बात है, खुशी है, जाना भी चाहिए। लेकिन अगर सदन के दौर में, जब सत्र के दौर में सदन के भीतर भी अगर आकर ये बातें ऐसे ही उठाते तो मैसेज आपके लिए और अच्छा जाता। बाहर बैठ के क्या मिला? आप मुझे ये बताइए अतुल, आपकी फैमिली मेंबर के साथ अत्याचार होता है और उस फैमिली मेंबर को आप बाहर छोड़कर आप मूक दर्शक बनकर अंदर जाते हैं, तो आप यूनिटी को खत्म करके ये कहना चाहते हैं? आप मुझे ये बताइए, कि आपकी पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय दल है, आपकी पार्टी जो कहती है कि पूरा भारत मेरा परिवार है, पूरा प्रदेश मेरा परिवार है, अगर 3 लोगों को परिवार के बाहर निकाला गया था तो उस पूरे परिवार के लिए भी उन तीनों की लड़ाई लड़ते हुए, उनका मुद्दा भी उठाते हुए, उस पूरे परिवार, उस पूरे सूबे का जिक्र मैं कर रहा हूं, उनके मुद्दे क्यों नहीं उठा सकते थे? देखिए, हमने ना लाइफ अतुल, इन्होंने जो माहौल क्रिएट किया वो इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक माहौल इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हरियाणा के अंदर क्रिएट कर दिया है। ये सच की आवाज को दबाने के लिए जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं कि विपक्ष इनको बार बार टोक ना सके। अत्रि साहब बोलिए, वक्त कम है, अब बोलिए। देखिए, मैं एक बार लाइन बोलूंगा, मेरा मन कर रहा है, मुझे बोलना है। रंजीता जी ने एक बात बोली कि फैमिली के मेंबर पे अत्याचार हुआ। अब देखिए, इनके वो फैमिली के मेंबर कौन है? इन्हीं की पार्टी के विधायक। दूसरे फैमिली के मेंबर पंजाब में SYL को पाटने का काम कर रहे हैं, प्रदेश के किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं, उनकी तकलीफ नजर नहीं आई। वो जो इनके फैमिली के मेंबर पंजाब में रहे थे वो इनको नजर नहीं आया कि कैसे प्रदेश के किसानों पे अत्याचार हो रहा है। वो उस नहर को पाटने का काम कर रहे थे। इनको वो 2 विधायक अपने फैमिली मेंबर नजर आए, लेकिन इनको पूरे प्रदेश के किसान नजर नहीं आए। ये चरित्र है कांग्रेस का। इसी चरित्र से कांग्रेस डरती रही, क्योंकि ये सब प्रदेश की जनता के सामने ना जाए, इसलिए बच रही। ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता जी, वक्त कम है, ज्ञानचंद गुप्ता जी प्लीज, मैं चाहूंगा आप बोलने दें। आप लोगों की तरह नहीं है कि सदन से बाहर भाग गए। ठीक है, देखिए रंजीता जी जरा ज्ञानचंद जी को बोलने दीजिए। हाँ। ये डिबेट का स्तर डिबेट का जो स्तर है बहुत नीचे आ रहा है, इसको थोड़ा सा रोकिए। और बोले आप सर बोले के भी जो बोलना है वहाँ तो बोले नहीं। अब यहाँ पर इतना ज्यादा जवाब नहीं है, मैं जवाब नीचे हो जाता है। बिल्कुल जवाब है, बहुत बड़े विधायक जवाब मिलेगा। मैं सकता हूँ लोगों से आगे नहीं देंगे। अब देखिए, अब ये तो वो हो गया ना, अब उनको बोलने तो दीजिए। आप कह रही है जवाब नहीं है, जवाब दे रहे हैं। सुनिए ज्ञानचंद जी, बाहर बैठ के इनको क्या मिला, आप इसका जवाब दे दीजिए। रंजीता जी, अभी क्या
नहीं, मैं इसका अभी देता हूँ जवाब, क्योंकि ये तो मुंह छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, कभी किसी कोने में कभी किसी कोने में। मैं दूसरा इनसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ विधायकों को तो बाहर किया गया था, लेकिन इनके बहुत ही राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला जी, उनको तो बाहर नहीं किया गया था। वो तो एक दिन भी सदन के अंदर नहीं आए। उन्होंने आकर के इन सबको डिफेंड किया होता, जनता को डिफेंड किया होता, जो इन बिल है इनके ऊपर अपनी पोजीशन क्लैरिफाई की होती, कुछ तो बताया होता। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई इनके पास मुद्दा नहीं था। और जो मुद्दे जनता के जो मुद्दे हैं, आज उनको छोड़ करके जो भागे, जनता ने चुन करके भेजा था कि जनता की आवाज बन करके ये विधानसभा के अंदर बोलेंगे, लेकिन वहां से भाग करके आज इनको न जनता की परवाह है, ना विधानसभा की परवाह है, ना विधानसभा की गरिमा की परवाह है, ना राज्यपाल की गरिमा की परवाह है। आज मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी भाई प्रवीण अत्रे जी कह रहे थे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, मैं प्रवीण अत्रे जी को याद कराऊंगा कि अकाली दल इनके पार्टनर हैं। इन्होंने मिलकर के चुनाव लड़ा था। पंजाब में उनकी सहायता करने के लिए अकाली दल की सहायता करने के लिए लोकदल उनके साथ था, और लोकदल की सहायता करने के लिए अकाली दल इनके साथ था। ये दोहरे चरित्र की बात ना करें। मैं समझता हूँ की बात हुई, जैसे एसवाईएल का पार्टी की बात हुई, हमने रिश्ते खत्म किए। नहीं, रिश्ते नहीं जो अपने विधायकों को लेकर पंजाब की विधानसभा में घुसे, आपकी तरह नहीं कि मित्तल साहब वहां पे बात करते हैं कि हम पानी नहीं दे सकते। अकाली दल के बारे में आप कह रहे हैं कि हम वहां पर दोहरा चरित्र है। जो अकाली दल के लोग हैं वो इस प्रकार से रिश्ते खत्म किए, हम पंजाब विधानसभा में घुसे करके आप लोगों की तरह नहीं बिल में बढ़ के बैठ गए। हम लोग आप लोग तो पंजाब में कुछ और बोलते हो, हरियाणा में कुछ और बोलते हो, वही बोलते हैं, हम राष्ट्रीय स्तर पर भी वही बोलते हैं। एक ही जगह बोलते हैं। पंजाब के विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके जिन्होंने वो संवैधानिक बिल पास किया, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अकाली दल के लोग वहाँ कुछ बोलते हैं, हरियाणा विधानसभा में कुछ बोलते हैं। खत्म किए, आपको पता नहीं है क्या? आप लोगों को दूंगा फाइनल कमेंट के लिए। नेहरा साहब से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, हालांकि उन्होंने पहले ही इन तमाम चीजों का ब्यौरा दे दिया था। सिर्फ स्पेसिफिक मैं सवाल पूछूंगा नेहरा साहब से कि जो कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता इतनी बेबाकी से यहां पे बात कर रही हैं और तमाम मुद्दे जो बड़े बड़े मुद्दे थे, उसके अलावा उन्होंने डकैती का मुद्दा उठाया, पता नहीं क्या क्या कानून व्यवस्था, तमाम चीजें उन लोगों के पास रही होंगी, लेकिन बाहर बैठकर आखिर कौन से मुद्दे में ये उलझ गए कि अंदर जा ही नहीं पाए, और जाते थे तो हाजिरी भी नहीं लगाते थे, वो भी एक मुद्दा बन गया। देखिए अतुल, बात क्या है कि जनता ने 2.5 करोड़ जनता ने हरियाणा की 90 नुमाइंदों को चुना है, भाग्य निर्माता हैं ये। और जब कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रही हैं कि हम जनता में जाएंगे, अरे जनता ने आपको भेजा है, अब जहां पे भेजा है जनता ने वहां तो जा नहीं रहे हो आप, वापस उनमें क्यों जा रहे हो आप? पूरा साल पड़ा है, जो 10-12 दिन सेशन है उसमें तो आप जनता की नुमाइंदगी करो। और देखिए विपक्ष का काम सिर्फ कटघरे में खड़ा करना नहीं है कांग्रेस को। देखिए जो भी बिल पारित होता है वो कानून का रूप धारण करता है, और जो कानून बनते हैं वो उस पूरे प्रदेश को गवर्न करने में सहायक होते हैं, उनके दायरे में आ जाता है। वहां पे चर्चा होनी चाहिए, तो विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका निभाता है। उस कानून में जो जन विरोधी तत्व होते हैं तो वहां पे वो चर्चा में निकल के बाहर आते हैं और उनको हटा भी दिया जाता है चर्चा में। लेकिन जब विपक्ष नहीं रहेगा तो सरकार अपनी मनमानी करने पे उतारू हो जाती है। ठीक है, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी को, इनेलो को और जितने भी बहुजन समाज पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, सबको अपनी भूमिका समझनी होगी। देखिए खामखा के मुद्दों में नहीं भटकना चाहिए कि इससे मैसेज किसके लिए खराब गया? अगर देखिए कुल मिला के हानि किसको हुई? हानि प्रदेश की जनता को हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने जो नुमाइंदे चुने हैं कहीं ना कहीं वो अपनी नुमाइंदगी पूरी करने में असफल साबित रहे हैं। ठीक है रंजीता जी, बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट आप करिएगा अपना। मैं जानना चाहता हूं कि आप कह रही हैं कि सारे मुद्दे थे, उठाने चाहिए थे, उठ नहीं पाए क्योंकि आप लोगों के साथ ज्यादती हो गई, तानाशाही रवैया वहां पर दिखाया सत्ताधारी दल ने। लेकिन अब सवाल यह है कि जो अभी की चर्चाएं हैं
कि जो वादा किया गया था इस उपद्रव के बाद माहौल खराब हो गया था, उस बीच में बजट सत्र, बजट भी पेश किया, बड़ा अच्छा बजट है, उसकी भी क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ बिल भी हैं और उसके साथ साथ आरक्षण का मसला सबसे अहम था और वो कर दिया गया। उसको आपकी तरफ से कहा गया कि इसमें कुछ नहीं किया गया, 1.5 साल में कार्बन कॉपी की गई। और आप ही के पार्टी के एक सदस्य ये भी कहते हैं कि दरअसल ये तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो अब यहां पर जो एज है वो तो कम से कम ये कह सकते हैं, इसको मुझे लगता है कि स्वीकारने में कोई यहां पर नहीं चकना चाहिए कि एज तो ले लिया है सत्ताधारी दल ने आप लोगों के बाहर बैठने की वजह से। अतुल, ये एज तब होता जब ये जो मुद्दा 1.5 साल बुनाने के बाद ये बाद में ना करते। अगर इन्होंने यही करना था तो 1.5 साल तक इस मुद्दे को बुनाया क्यों और पिछले 1.5 महीने में पूरे हरियाणा को जलाया क्यों? यही चीज ये 19 मार्च को कर देते तो कम से कम हरियाणा ना जलता। इन्होंने सोची समझी साजिश के तहत ये किया क्योंकि ये संघीय ढांचा अपनाना चाहते थे। और जिस तरह गुजरात में इन्होंने हिंदू मुसलमानों को लड़वाया था और वही जो यहाँ पे हिंदू मुसलमान ही थे तो इन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट करके सोची समझी साजिश के तहत किया और उसमें ये पूरे कामयाब हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है और ये जो करना चाहती है, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने हरियाणा में जातिवाद के नाम पर खाई पाड़ दी और उसको पाड़ने के लिए तो इनको मात्र 3 दिन लगे पर उसको भरने के लिए अगले 30 साल लग जाएंगे। जो ठीक है, हरियाणा की ठीक है, कितने साल लगेंगे ये लोग देखेंगे, भुगतेंगे। बहुत संक्षेप में एक बिल्कुल एक लाइन में अपनी बात कर दीजिए, मेरे पास सब वक्त नहीं है। रंजीता जी, एक लाइन में मुझे इसका जवाब दे दीजिएगा कि कांग्रेस ने जो कुछ किया बाहर से, इससे क्या कांग्रेस को फायदा है? कांग्रेस कभी भी अपने फायदे या नुकसान के लिए काम नहीं करती है, वो जनता के हित के मुद्दे परिवार के लिए काम करती है। ठीक है, ठीक है, अंदर नहीं उठा ठीक है, अपने बाहर बैठकर पूरा उठा। ठीक है, समझ गया, एक लाइन में बोला था मैडम। प्रवीण अत्री साहब बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट कर दीजिए। सवाल रंजीता जी से पूछना चाहूंगा। प्रवीण अत्री साहब फाइनल कमेंट। एक सवाल मेरा रंजीता जी से है। रंजीता जी ने अभी जाट आरक्षण के बारे में एक लाइन बोली है, उन्होंने बोला है कि जी अगर सरकार 19 मार्च को ये लागू कर देती। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 19 मार्च को अगर लागू करने से क्या फर्क पड़ने वाला था? रंजीता जी उस पर रोशनी डाल दें। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है। 19 मार्च को 19 मार्च को क्यों? तो क्या हो गया सर? और चलो 19 फैब की बात करते हैं। अब ये तो 19 फैब की बात बताइए कि 19 फैब को अगर लागू होता, क्योंकि 19 फैब को सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिस बैठक में आप लोग किस तरह आए और किस तरह गए ये भी बता दीजिए जनता को। 19 फैब की बैठक में भी इस मामले पे चर्चा हमने की। हम ही ने सरकार को बोला था अपने वायदे को पूरा कीजिए, स्पेशल सत्र बुलाइए, सत्र बुला के उसमें बिल लेके आइए। ये भी हमने किया था। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये बात आपकी सही है कि अगर सरकार इसको उसी वक्त लागू कर देती तो प्रदेश ना चलता। कांग्रेस को भी मौका ठीक है, ठीक है। ज्ञानचंद गुप्ता जी फाइनल कमेंट सर, वक्त नहीं है मेरे पास। फाइनल कमेंट ज्ञानचंद गुप्ता जी फाइनल कमेंट सर, बहुत संक्षेप में। ज्ञानचंद गुप्ता जी फाइनल कमेंट सर। देखिए अतुल जी, कांग्रेस का तो ये हाल है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब क्योंकि चारों तरफ से जनता के अंदर भी और आम आदमी के अंदर जहां जहां पर भी कांग्रेस के लोग जाते हैं उनको लोग मुंह नहीं लगा रहे, घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, जूते फेंकते हैं। चलिए, तकनीकी खामी है, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा भी यहां पर। नेहरा साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्ञानचंद गुप्ता साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए रंजीता मेहता जी, और बहुत बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए आपका भी शुक्रिया, और प्रवीण अत्री साहब आपका भी शुक्रिया। बजट सत्र में बहुत कुछ खास भी हुआ और खास मुद्दे छूट भी गए। नेहरा साहब ने जैसा कहा कि इसमें अल्टीमेटली हमेशा ऐसा होता आया है कि जो हानि होती है वो प्रदेश की जनता की होती है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा सेशन रहा, इसको तारीफ के तौर पर देखा भी गया और उसके लिए शुक्रिया भी कहा मुख्यमंत्री ने, और इस बात के लिए नेता प्रतिपक्ष ने भी उनका आभार व्यक्त किया। कई मुद्दे अहम थे जिन पर चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस ने सारे अहम मुद्दों पर बाहर बैठकर चर्चा की और अभी भी दावा है उसका कि उससे उसको फायदा मिलेगा। जनता और अच्छे से उसकी बात समझ गई क्योंकि वो बाहर बैठे थे। प्रदेश की जनता सब समझती है, फिलहाल और न समझाकर नमस्कार।